नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीपीएससी टीचर्स एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और उस क्वेश्चंस में आज हम विविध जो क्वेश्चंस हैं एंशिएंट हिस्ट्री के उसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके कई जो काल वाइज क्वेश्चंस हैं सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्राचीन इतिहास का ये विविध क्वेश्चन जो चल रहे हैं इसके 2 सीरीज हमारी होंगी। तो आज का ये पहला सीरीज है और ये सभी क्वेश्चंस बीपीएससी एग्ज़ाम TRE 4 और TRE 5 के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विविध के क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था। ऑप्शन ए है मेगस्थनीज, ऑप्शन बी है इत्सिंग, ऑप्शन सी है फाह्यान, ऑप्शन डी है ह्वेनसांग और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि मेगस्थनीज सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी यात्री था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और फाह्यान के दिया हुआ है, फाह्यान जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इत्सिंग जो 671 से लेकर 695 ईस्वी तक भारत में आया था और रुका था। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। प्रथम तराइन युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया। ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मोहम्मद गोरी। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, महाराष्ट्र। जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है शुंग वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश, ऑप्शन डी है कुषाण वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गुप्त वंश। गुप्त वंश ने सबसे अधिक या सबसे लंबे समय तक शासन किया था। इसका एक्सप्लेन में दिया हुआ है मौर्य वंश ने 323 ईस्वी से लेकर 184 ईसा पूर्व तक 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक कार्यकाल इनका था। और शुंग वंश का जो कार्यकाल रहा है वो 184 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक रहा है। और इसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश ने 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। और फिर प्रथम शताब्दी में जो रहे हैं वो कुषाण वंश के रहे हैं। तो इस प्रकार से सर्वाधिक जो लंबा समय रहा है वो गुप्त वंश का रहा है, 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, उत्तराखंड। जो बद्रीनाथ धाम है यह उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। और यह राज्य में स्थित 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में से एक है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का मंदिर है और माना जाता है कि इसका निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे बद्रीनाथ धाम का जो राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य में है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड।
अगला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? ऑप्शन ए है भारत तिब्बत कला का, ऑप्शन बी है भारत कंबोडिया कला, ऑप्शन सी है भारत चंपा कला, ऑप्शन डी है भारत जावा कला, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, भारत जावा कला। तो बोरोबुदुर विश्व में जो सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्ति कला जो भारत जावा कला का सबसे शानदार उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन ए है कायस्थ, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है राजमुखिया, ऑप्शन डी है राजपूत और मुसलमान अधिकारी, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्राचीन समय में जो भूमिदान दिए जाते थे या भूमिदान ब्राह्मणों को दिए जाते थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए होते थे। तो भूमि अनुदान किन्हें दिए जाते थे शाही दरबार से जो जुड़े हुए थे? तो वो थे ब्राह्मण। राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कला में भूमि कर नहीं था? ऑप्शन ए भाग, ऑप्शन बी भोग, ऑप्शन सी ऊर्ध्वंग, ऑप्शन डी पेठ, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, पेठ। यहाँ पे जो भाग, भोग और उद्रंग गुप्तकालीन भूमि कर था, जबकि पेठ एक ग्राम समूह कर था। तो यही था जो प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था। अगला क्वेश्चन है, राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है सोमनाथ, ऑप्शन बी है कल्हड़, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है सारंगदेव। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सोमनाथ। राग विबोध ग्रंथ के लेखक सोमनाथ हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी है वररुचि, ऑप्शन डी है अमर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वररुचि। तो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के जो लेखक हैं वो वररुचि थे, और वररुचि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और जो पाणिनि थे, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट इसका ऑप्शन है चालुक्य, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है सोलंकी, ऑप्शन डी है परमार, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, चोल। तो जो चोल साम्राज्य था जो पूर्व मध्यकालीन में भारतीय साम्राज्य पर व्यापक स्तर पर स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है बाणभट्ट, ऑप्शन डी है चंद्रबरदाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कालिदास। तो जो महाकवि कालिदास थे, इनका जो अभिज्ञान शाकुंतलम था यह एक महाकाव्य रहा है जिसने न केवल भारतीय अपितु पूरे विश्व में साहित्य में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह तथा विरह, प्रत्याख्यान और पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है। जो प्रतिनूतन काल था उसकी समाप्ति की तिथि क्या थी? कितने वर्ष रही है, कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो ऑप्शन ए है 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी है 10,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी है 6,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी है 2,000 वर्ष पूर्व। तो जो प्रतिनूतन काल था इसकी जो समाप्ति की तिथि रही है वो 10,000 पूर्व थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रतिनूतन काल यानी कि प्लेस्टोसीन काल जो 25.8 यानी कि 25.8 लाख वर्ष पूर्व
इससे 11,700 वर्ष BC तक रहा है, जिसकी समाप्ति तिथि रेडियो कार्बन वर्षों में 10,000 कार्बन यानी कि 14 वर्ष BC के रूप में इसकी व्यक्त की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी ताम्र यानी तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। तो द्वितीय नगरीकरण किस धातु का प्रमुख योगदान रहा है? तो द्वितीय नगरीकरण में जो लोहा था, लोहा का सबसे प्रमुख योगदान रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब एवं बिहार के आसपास क्षेत्रों में नगरीकरण हुआ था और इसी के समय लोहा का सबसे ज़्यादा प्रचलन हो गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, कौन से हैं? ऑप्शन ए जनजातीय सिक्के, ऑप्शन बी आहत सिक्के, ऑप्शन सी नागा सिक्के, ऑप्शन डी कुषाण सिक्के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, आहत सिक्के। भारत के प्राचीनतम सिक्के रहे हैं, आहत सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है खरोष्ठी, ऑप्शन डी है नंदनागरी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि थी जो भारत में थी, जो दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, और जो आजकल हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, यह बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो यहाँ पे हम इसका मैचिंग देख लेते हैं। इसका राइट मैचिंग क्या है? करसापड़ एक सिक्का था, पैठन मंडी, कल्याण समुद्री बंदरगाह था, श्रेणी एक व्यापारिक संघ था। तो प्राचीन काल में जो करसापड़ कहा जाता था वो सिक्का को कहा जाता था, पैठन एक मंडी हुआ करती थी, कल्याण समुद्री बंदरगाह हुआ करता था और श्रेणी व्यापारिक संघ हुआ करता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से आरंभ करते थे? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो शिष्य थे, जो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो किस शब्द से अपनी शिक्षा आरंभ किया करते थे? ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है श्री, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी है राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो थी उसमें कुछ भी पढ़ा जाता था तो सबसे पहले ओम शब्द को बोला जाता था। तो ये ओम शब्द है और इसी से शिक्षा का आरंभ हुआ करता था। यह जो ओम शब्द है यह 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, आ, उ और म, यानी कि त्रिदेव इसको ये त्रिदेव को इंगित करता है। वो त्रिदेव कौन कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस प्रकार से कोई भी शिक्षा व्यवस्था उस समय अगर जो शुरुआत थी तो उसको पढ़ने या बोलने से पहले ओम शब्द का बोला जाता था, उच्चारण किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? जो विश्व शांति स्तूप है वो बिहार में है और विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है और ये बिहार में किस जगह पर है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी है पटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राजगीर। राजगीर में है जो विश्व शांति स्तूप है और विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप है ये। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। नालंदा बिहार गुप्त काल में अध्ययन का विख्यात केंद्र था और इस बिहार को गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा
प्रदान किया गया था। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी ने 1193 ईस्वी में इसको अत्यधिक नुकसान पहुंचा दिया था, जिन्होंने विध्वंस कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए ह्वेन सांग स्मारक, ऑप्शन बी है महावीर का जन्म स्थान, ऑप्शन सी है पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी है संग्रहालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पाली अनुसंधान संस्थान। जो नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चंस है, जो विविध क्वेश्चंस में है। इसके बाद इसका दूसरी सीरीज हम लाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान हैं? ऑप्शन ए है एलिफेंटा में, ऑप्शन बी है अजंता में, ऑप्शन सी है एलोरा में, ऑप्शन डी है रामगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एलोरा में। तो बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत की जो गुफाएं हैं वो एक साथ कहाँ पे विद्यमान हैं? एलोरा में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित हैं। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं और इन गुफाओं की संख्या 1 से 12 तक बौद्धों तथा 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित है, जो थोड़े थोड़े अंतर पर बनी हुई हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं कि शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मेकल, ऑप्शन बी बारबरा, ऑप्शन सी है विंध्याचल, ऑप्शन डी है अरावली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विंध्याचल है इसका राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं और इस गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। और यह गुफा बाघनी नदी के तट पर स्थित है और इन गुफाओं का निर्माण लगभग 5वीं या 6वीं शताब्दी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहा है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जो कि शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो गाइस, इस प्रकार से आज का ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है और ये हम विविध क्वेश्चंस के कुछ लगभग 19 या 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और बाकी क्वेश्चन इसके हम पार्ट सेकेंड में ले आएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।